बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लियोरामा एकेडमी। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा लेसन मिलेंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है, और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज के इस लेसन में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव टेंस क्या होता है, इसके इस्तेमाल क्या है, इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और इंग्लिश ग्रामर के अंदर किन किन मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, ये हमारे ब्लॉग इंग्लियोरामा एकेडमी blogspot.com की है। यहाँ पर आकर आप अपनी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और दीगर लर्निंग मेथड्स के लिए, दीगर लर्निंग पर्पसेस के लिए आप यहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो अप कीजिए। इसके ऊपर आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम डेली क्विज़ेस और मुख्तलिफ किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करते रहते हैं। यहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या। The passive of future indefinite is a verb tense that is used to describe actions that will be completed in the future. पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट को हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि मुस्तकबिल में यानी कि आने वाले वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। वॉइस के अंदर ये बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन होता है, वो वर्ब का रेसिपिएंट होता है, वो वर्ब को रिसीव करता है, वर्ब का एक्शन उसके ऊपर हो रहा है। ये एक्टिव वॉइस से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं 1 to 0, 1 to 10 तक जितने भी टेंसेस हैं तमाम के अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, विल बी एंड शैल बी। दो किस्म के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, तो मतलब ये हुआ कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। आई और वही के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है यानी कि वाहिद पर्सन है, या प्लूरल नाउन है, या कोई जमा का सीगा है, उन तमाम के लिए हम क्या करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट जिसे हम असर्शन भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव, नंबर थर्ड पे इंटरेक्टिव, एंड लास्ट वन है नेगेटिव इंटरेक्टिव यानी कि सवाल या मनफी जुमला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमने सिंपल सेंटेंस की स्टेटमेंट बनानी हो, कोई जुमला बनाना हो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव के अंदर, तो हम उसका जुमला किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और उसके बाद हम बाई लगाकर अपना एक्टर शो करेंगे। पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास सबसे आखिर में एक्टर होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में सबसे आखिर में हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर जब आता है तो वो क्या बन जाता है, रेसिपिएंट बन जाता है, जो वर्ब का उसको रिसीव करता है। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नहीं होता, हमारे पास सबसे आखिर में एक्टर होता है। अगर हमने इसी स्टेटमेंट की, इसी सेंटेंस की अगर हमने नेगेटिव जुमला बनाना है तो क्या करेंगे, हम सिंपल लिमाज हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऊपर देखें कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी चीज़ का फर्क नहीं, माँ सिवाय नॉट के बिल्कुल सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला। अगर हमने सवालिया जुमला बनाना हो तो उसका एक सिंपल सा और इंतहाई फेमिलियर रूल है, वो ये कि हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में लगा देते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बन जाता है।
सिंपल सेंटेंस की मैं दोबारा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इसी स्ट्रक्चर से अगर आप हेल्पिंग वर्ब उठाकर शुरू में लगा देते हैं तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज की तो ये हमारा सवालिया जुमला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही फर्क है जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में। वो क्या है कि हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि मनफी सवालिया जुमले का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाए। एक दो एग्जांपल से हम इन तमाम चीज़ों को यानी कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए, द लेटर विल बी डिलीवर्ड टुमारो। लेटर क्या है, वो कल भेज दिया जाएगा। इसके अंदर एक तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात समझने की है पैसिव वॉइस के अंदर कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता, डूअर नहीं होता इसके अंदर। यहाँ पर देखिए, द लेटर वॉज डिलीवर्ड येस्टरडे के अंदर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट या ऐसा कोई जुमला नजर आ रहा है तो ये शो करवाता हो कि काम करने वाला ये है, नहीं नजर आ रहा क्योंकि इसमें हमारा डूअर नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंगुलर के साथ हमने विल बी का इस्तेमाल किया और इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि हम पहले मैं कह चुका हूं कि पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं तमाम के तमाम के अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने क्या कहा कि सिंपल स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट आएगा, तो द लेटर हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई विल बी, ठीक है, और हमारी उसके बाद है वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब और आगे टुमारो लगा दिया गया है, जो ये शो करवाता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अब इसके अंदर हमारा एक्टर नहीं है। अगर हमारा एक्टर मौजूद होगा तो हम लगा देंगे द लेटर वाज सॉरी द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट ऑफिस टुमारो। पोस्ट ऑफिस के जरिए सुबह लेटर भेज दिया जाएगा। तो अगर हमने अपना एक्टर लगाना हो तो हम क्या करेंगे, डिलीवर के बाद यानी कि वर्ब के बाद हम बाय लगाकर अपना आगे अपना लगा देंगे। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द लेटर एंड द वर्ब इज विल बी डिलीवर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इकट्ठी लिखी हुई है। द वर्ब इज कंजुगेटेड इन द पैसिव वॉइस व्हिच मींस दैट द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन रादर देन इट। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा द लेटर, ये क्या कर रहा है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। इस एक्शन को डिलीवर्ड, या डिलीवर किया जाएगा लेटर, ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए हम इसको रेसिपिएंट भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने इसका पहले देख लिया। तो बाद हमारे पास और दो एग्जांपल्स हैं। द हाउस विल बी क्लीन टुमारो, घर साफ कर दिया जाएगा। यह एग्जांपल नंबर 2 है। द केक विल बी बेक्ड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक केक बनाया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द नेक्स्ट वीक क्या है, ये हमें बताता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव, कि हम इसको इस्तेमाल किस किस काम के लिए करते हैं। सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो ये है, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ऐसे कामों के लिए हम पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्यूचर के अंदर काम मुकम्मल होंगे। ये काम जो फ्यूचर के अंदर मुकम्मल होंगे उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गार्बेज विल बी कलेक्टेड टुमारो, कल कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब ये फ्यूचर में काम होना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पर है हमारे पास, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय अननोन और अनस्पेसिफाइड पर्सन। कोई भी ऐसा काम है जिसके करने वाले का हमें नहीं पता, नामालूम शख्स है वो हमारे सामने, वो आप पहली बात जो आपने वहां पर ये समझनी है वो ये होगी कि जिसके अंदर काम करने वाला वाजे नहीं है वो हमारा पैसिव का टेंस है। और वो पैसिव का टेंस है कौन सा, जमाने किस में फॉल करता है, वो हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब बताएगी। या साइन उर्दू भी एक चीज होती है यहाँ में, वो बताएगी, यानी कि जुमले के आखिर में अगर गा गी गे वगैरह में से आ जाता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर फॉल करता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसी। द विंडो विल बी ओपन, द विंडो विल बी ओपन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह विंडो खोल दी जाएगी। अब कौन खोलेगा हमें नहीं पता, लेकिन विंडो खोल दी जाएगी। इसके अंदर हमारे पास हमारा काम करने वाला हमारा एक्टर वाजे नहीं है,
कोई भी ऐसा जुमला है जिसके अंदर काम करने वाला वाज़ेह ना हो, आप फौरन समझ जाएंगे वो पैसिव वॉइस का। नंबर 3, टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मोर प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो रेसिपिएंट है हमारा, अगर हमें उसको अहमियत देनी है, उसको मोर प्रोमिनेंट अगर हमने बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पेसिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द अवार्ड विनिंग नावल विल बी रिटन बाय अ यंग ऑथर। अवार्ड विनिंग नावल जो है वो किससे लिखा जाएगा, एक यंग ऑथर से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने अपना जो रेसिपिएंट है उसको हम ये दिए, उसको प्रोमिनेंट हमने किया है, ये रिटन, द अवार्ड विनिंग नावल विल बी रिटन। ये जो एक्शन है इसके रेसिपिएंट को, इसको हम अमूमी तौर पर सब्जेक्ट कहते हैं, हमने इसको अहमियत दी, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसको शुरू में ले आए। तो ऐसे टेंसेस के लिए भी, ऐसे जुमलों के लिए भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पेसिव का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पर हमारे पास इसका इस्तेमाल आ जाता है, टू क्रिएट अ फॉर्मल और इम्पर्सनल, ऑफिशियल या इम्पर्सनल, यानी कि जो किसी भी शख्स को पॉइंट आउट ना कर रही हो कि ये फैसला फलाने बंदे ने किया है, या किसी भी शख्स का नाम ना ले रही हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। जैसे द डिसीजन विल बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपना फैसला करेंगे। यहाँ पर देखिए, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया गया है, किसी भी बंदे को मेंशन नहीं किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग आते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, ए से लेकर जी तक जितने भी लोग हैं, सब के सब मेंशन है। इम्पर्सनल है और ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ऐसी जुमलों के लिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पर है हमारे पास, टू एम्फसाइज द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन। जब हमने अपने काम पर फोकस करना, ना कि हमने काम करने वाले पर फोकस करवाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पेंसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड केयरफुली, तो जो तजर्बा है वो क्या होगा, इंतहाई एहतियात के साथ किया जाएगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि तजर्बा क्या है, वो इंतहाई एहतियात के साथ किया जाएगा। हमने यहाँ पर काम को फोकस किया, काम को हमने वाजे किया, रेसिपिएंट को हमने वाजे किया, इसको, इसके करने वाले को हमने वाजे नहीं किया। तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पेंसिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर पर हमारे पास आ जाता है लास्ट यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट पेंसिव, जो है वो क्या है, टू डिस्क्राइब प्रोसेस और सिस्टम दैट विल बी ऑनगोइंग और ऑटोमेटिक इन द फ्यूचर। ऐसे काम जो फ्यूचर के अंदर ऑटोमेटिक होंगे या जारी होंगे, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मेल विल बी सॉर्टेड एंड डिलीवर्ड बाय द पोस्ट सर्विस, ईमेल ढूंढी जाएगी और पोस्ट सर्विस के जरिए भेज दी जाएगी। यहाँ पर हमने बाई के जरिए अपना एक्टर शो किया। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।